हेलो बच्चों, आपका हमारी विज्ञान की क्लास में स्वागत है। इसके पहले आपने पोषण के बारे में पढ़ा कि मनुष्य में पोषण किस तरह होता है। हम कक्षा 10 की विज्ञान का 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम, और इसमें मानव शरीर में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जैव प्रक्रमों के बारे में हम पढ़ रहे हैं बारी बारी। तो इसके पहले हमने पोषण के बारे में पढ़ा, फिर स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ा, विषम पोषी पोषण क्या होता है उसके बारे में पढ़ा गया कि किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पिछले लेक्चर में हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको फिर से देख लीजिए। और इसके बाद हमने पढ़ा कि श्वसन किसे कहते हैं, यह हम पढ़ चुके हैं अभी तक। श्वसन की क्रिया में वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। हमारे शरीर के भीतर जो पोषक पदार्थ जाते हैं उन्हें तोड़ करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की सहायता से उन पोषक पदार्थों को तोड़ करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है वह श्वसन कहलाती है। और यह श्वसन दो तरह से होता है। उन पोषक पदार्थों का विखंडन कुछ ऐसे जीव हैं जो कि बिना ऑक्सीजन की सहायता के भी कर लेते हैं। तो जो जीव बिना ऑक्सीजन की सहायता के भोजन का विखंडन कर लेते हैं उन्हें अवायवीय जीव कहते हैं, या इस तरह के श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। और वो जबकि दूसरे तरह के जो जीव होते हैं जो इन भोज्य पदार्थों का विखंडन करने के लिए जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इस तरह के श्वसन को हम वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, जबकि वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो यह सारी बातें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज वहाँ पर हमने एक चर्चा की थी कि पोषक पदार्थों के विखंडन के उपरांत निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वह एटीपी के रूप में सुरक्षित रहती है सभी सजीवों के शरीर में, और यह जीवों के शरीर में एटीपी मुद्रा का काम, ऊर्जा मुद्रा का काम करता है एटीपी। तो एटीपी होता क्या है इसके बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे, और साथ ही जानेंगे कि श्वसन पथ किसे कहते हैं, क्या है श्वसन पथ, और जीवों में पाया जाने वाला श्वसन पथ कितने प्रकार का होता है, किस तरह बना हुआ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एटीपी, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, पूरा नाम है इसका एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एटीपी। एटीपी सजीवों में एक ऊर्जा मुद्रा है। मुद्रा का अर्थ आप समझते हैं, मुद्रा जब वह पदार्थ है जिससे कोई भी कार्य पूर्ण किया जा सकता है। तो एटीपी जो है वह सजीवों में ऊर्जा प्रदान करने वाली मुद्रा है, जो कि एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एक तत्व, एक यौगिक है जिसके साथ अगर एक और फास्फेट का अणु जुड़ जाता है तो यह एटीपी कहलाने लगता है। या हम कह सकते हैं कि जब एडीपी में एक और फास्फेट का अणु बढ़ जाता है, एडीपी में पहले से ही दो, चूँकि एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट नाम ही है इसका, तो फास्फेट के दो अणु पहले से ही हैं इसमें, और एक अणु और अगर जुड़ता है तो यह कहलाने लगता है एडेनोसिन ट्राई माने 3, ट्राईफॉस्फेट कहलाने लगता है। तो एटीपी का जो पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, वह एडीपी से बना हुआ है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से बना हुआ है। शरीर में जहाँ भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है यह वहाँ पर एटीपी में से एक फास्फेट का अणु निकल जाता है, जिसके कारण 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। कहने का मतलब एक एटीपी में से जब एक फास्फेट का अणु टूटता है तो जो यह बंध टूटता है उसके टूटने से ऊर्जा निकलती है, और यह ऊर्जा जो है वही सजीवों के शरीर में ऊर्जा का स्रोत होती है। और कितनी ऊर्जा निकलती है? 30.5 किलो जूल पर मोल। यह जो मुक्त हुई ऊर्जा है यह सभी जैविक क्रियाओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है।
एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। तो यह कुछ मोटी मोटी बातें हैं एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एटीपी और एडीपी के बारे में। तो एटीपी एडीपी दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्वसन पथ। श्वसन पथ क्या होता है? श्वसन पथ एक्चुअली में जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनका पूरा शरीर ही एक ही कोशिका से बना हुआ होता है, उनकी कोशिका की बाहरी सतह सीधे एनवायरनमेंट के संपर्क में होती है। तो क्या करते हैं, उस कोशिकीय सतह से ही वह बाहर वातावरण में उपस्थित गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं विसरण के द्वारा, और उनकी जो गैसीय आवश्यकताएं होती हैं, ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है वह पूरी हो जाती है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनमें अनेक कोशिकाएं हैं, कुछ भीतर हैं, बाहरी वातावरण से दूर हैं, उन जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पूरा एक तंत्र विकसित होता है जिससे कि प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। तो यह जो तंत्र होता है जिसके माध्यम से जीव के शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था होती है, यह तंत्र ही श्वसन तंत्र कहलाता है। सभी जीवों में उनके बाह्य वातावरण के अनुसार यह विकसित होता है। जो जीव जिस तरह के वातावरण में रहता है, उस जीव का जो श्वसन तंत्र होता है वह भी उसी के अनुसार विकसित होता है। जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जो जल में रहने वाले जीव हैं, जो जलीय जीव हैं, जल में रहने वाले हैं, वह ऑक्सीजन, वो तो पानी में है, उनको कहाँ से मिलेगी? तो पानी में भी बच्चों ऑक्सीजन घुली हुई होती है, और यह जो घुली हुई पानी में ऑक्सीजन है उसको हम आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम आप पानी में जाते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, दम घुटने लगता है। हम उस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को प्राप्त करने की व्यवस्था हमारे शरीर में नहीं है। लेकिन वह जीव जो कि लगातार जल में रहते हैं, उनके शरीर का विकास ही इस तरह हुआ होता है कि वह उस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। और उनमें जो यह तंत्र पाया जाता है वह ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए विकसित होता है। वह तंत्र क्या होता है? जो उनमें कुछ ऐसी रुधिर केशिकाओं के जाल से युक्त अंग पाया जाता है जिसमें रुधिर की पतली पतली नलियाँ पूरा जाल बनाए हुए फैली हुई होती हैं। वह अंग सीधे जब जल के संपर्क में आता है तो क्या होता है कि यह जल में घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है वह उस रुधिर केशिकाओं में बह रहे, रुधिर की जो नलियाँ हैं जो बह रही हैं उस अंग में, उनमें चला जाता है ऑक्सीजन पानी से निकल करके। पानी से ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाता है? उन बह रहे रक्त की नलियों में, और ऑक्सीजन उस जीव के शरीर तक पहुँच जाती है। तो जो यह अंग होता है जलीय जीवों में, जिसकी सहायता से यह जल में घुली हुई ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं, इस अंग को गिल या गलफड़ा कहते हैं, जिसकी सहायता से जलीय जीव श्वसन करते हैं या जल में घुली हुई ऑक्सीजन वह प्राप्त करते हैं। वायवीय जीवों में क्या होता है? वायवीय जीवों में यह जो श्वसन की क्रिया होती है इसको पूरा करने के लिए पूरा तंत्र विकसित होता है। इसके लिए इस तंत्र में जो शामिल भाग होते हैं वह मुख्य भाग होते हैं नासा द्वार, जहाँ से गैसें शरीर के भीतर जाती हैं, नासा मार्ग जहाँ से होते हुए फेफड़ों तक वायु पहुँचती है, और साथ में भीतर एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, और इन फेफड़ों के भीतर छोटे छोटे खाने बने होते हैं, छोटे छोटे कुपिकाएँ जिन्हें हम कहते हैं, कहने का मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, खाने बने हुए होते हैं इस फेफड़े के भीतर। इन छोटे छोटे खानों को हम कुपिकाएँ कहते हैं, जिनके जो भीतरी सतह होती है, जो कुपिकाएँ हैं इनकी जो भीतरी सतह होती है, उस भीतरी सतह पर ही सभी गैसीय आदान प्रदान होते हैं। चाहे गैस
बाहरी वातावरण से जीव के शरीर के भीतर जाएगी या जीव के शरीर के भीतर से बाहर जाएगी। सभी तरह के गैसीय विनिमय इसी कूपिकाओं की भीतरी सतह पर ही संपन्न होते हैं। अब कूपिकाओं की सतह पर ऑक्सीजन या जो भी गैसें हैं उनका आदान प्रदान होता है, तो उन कूपिकाओं तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है या समझिए। कूपिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए नासा मार्ग श्वास नली पाई जाती है। नासा मार्ग से गैसें अंदर गईं और श्वास नली में पहुंची और श्वास नली आगे चल के महीन महीन टुकड़ों में, महीन महीन शाखाओं में बंट जाती है और इन शाखाओं को हम श्वसनिकाएँ कहते हैं। और यह प्रत्येक जो खाना है, प्रत्येक कूपिका है, प्रत्येक कूपिका तक एक श्वसनिका पहुंचती है। तो जो बाहर से हम वायु अंदर ले रहे हैं वह प्रत्येक कूपिका तक इन श्वास नली जो बंट गई है पतली पतली नलियों में, उसकी सहायता से कूपिकाओं तक पहुंच जाती है। कूपिकाओं की जो भीतरी सतह होती है उस पर रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, रुधिर की महीन महीन नलियों का जाल होता है, जिसकी सहायता से जो कूपिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन है वह कहाँ पहुंच जाती है, रुधिर में पहुंच जाती है कूपिकाओं से। और उस रुधिर चूँकि हमारे पूरे शरीर में घूमता रहता है, तो रुधिर की सहायता से शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है वह ऑक्सीजन। और फिर क्या होता है कि साथ ही यह एक कार्य और होता है कि उन कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है वह कार्बन डाइऑक्साइड वापस उस रुधिर में आकर मिल जाती है और ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, कोशिकाओं में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस रुधिर में चली जाती है। और यह आदान प्रदान कोशिकाओं की सतह पर होता है और फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड वापस रुधिर की सहायता से ही कूपिकाओं तक वापस आ जाती है और फिर कूपिकाओं की सतह से कूपिकाओं में आ जाती है रुधिर से निकल करके, और फिर नासा मार्ग और नासा द्वार से होते हुए शरीर से हमारे बाहर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। तो इस तरह गैसें शरीर के भीतर इन्हीं कूपिकाओं की सतह से होती हुए पहुंचती हैं रुधिर के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक, और फिर प्रत्येक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड इसी रुधिर के माध्यम से कूपिकाओं तक पहुंचता है और फिर कूपिकाओं से बाहर वातावरण में नासा मार्ग से होते हुए बाहर चला जाता है। तो यह एक पूरा पथ बन रहा है जिसकी सहायता से यह परिवहन गैसों का हो रहा है। इस पथ को ही श्वसन पथ कहा जाता है। इस परिवहन को पूर्ण करने के लिए, जो परिवहन चल रहा है इसे पूर्ण करने के लिए रुधिर में एक वर्णक पाया जाता है। वर्णक एक कह सकते हैं आप, एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जो कि रंगीन होता है, इसलिए उसे हम वर्णक कहते हैं। और यह जो वर्णक है इसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही शरीर में इस परिवहन को, गैसीय परिवहन को संपूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है इसे पूरा करने का। ऑक्सीजन का परिवहन तो पूर्ण रूप से हीमोग्लोबिन द्वारा ही होता है, इसमें और किसी का कोई रोल नहीं होता है। सारी ऑक्सीजन का परिवहन जो भी बाहरी वातावरण से कोशिकाओं तक पहुंचती है उसकी पूरी जो क्रियाविधि है, पूरी जो जिम्मेदारी है वह हीमोग्लोबिन होती है कि उससे जुड़कर वह शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। जबकि जो कोशिकाओं में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन दो तरीके से होता है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन की सहायता से जुड़ करके वापस आती है फेफड़ों की कूपिकाओं में, वहीं कुछ कार्बन डाइऑक्साइड सीधे जो रुधिर का प्लाज्मा होता है, रक्त का जो प्लाज्मा होता है उसमें घुल करके फिर वापस फेफड़ों की कूपिकाओं तक आता है। तो दोनों तरीके से रुधिर और प्लाज्मा दोनों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, लेकिन ऑक्सीजन का परिवहन पूर्ण रूप से केवल हीमोग्लोबिन द्वारा ही होता है। इस तरह जो गैसीय परिवहन तंत्र है जो कि सभी तरह के सजीवों में लगभग पाया जाता है, इस परिवहन तंत्र को ही श्वसन पथ कहते हैं। तो यह था श्वसन पथ, अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। तो हमने पढ़ा कि एटीपी क्या होता है और साथ ही श्वसन पथ क्या होता है, दोनों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। और अब देख लेते हैं कि जो श्वसन तंत्र मानव शरीर में पाया जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से हमें मानव शरीर का श्वसन तंत्र समझना है, हमारे सिलेबस में है।
तो हम देख लेते हैं किस तरह जो है श्वसन तंत्र मानव का बना हुआ होता है। आप देख रहे हैं यह है नासा द्वार, हमारी नाक का द्वार, जहाँ से ऑक्सीजन शरीर के भीतर, कोई भी गैस शरीर के भीतर पहुँचती है। और उसके नीचे मुख होता है, दोनों नलियाँ आपस में बाद में जाकर जुड़ी हुई होती हैं। और नीचे फिर ग्रसनी होती है जिसके माध्यम से वायु आगे बढ़ती है। फिर कंठ होता है जहाँ से यह अलग होता है कि वायु कहाँ जानी है और हम जो भोजन पानी करते हैं वह कहाँ जाना जाएगा, यह यही कंठ से ही यह अलग अलग होता है। और कंठ के बाद वायु पहुँचती है श्वास नली में, और श्वास नली से फिर पतली पतली श्वसनी या श्वसनिकाओं में, और उसके बाद श्वसनिका से कूपिकाओं में पहुँच जाती है। यह फेफड़ा है मनुष्य का, और इसके नीचे डायाफ्राम होता है जो इस फेफड़े को फुलाने और पिचकाने का कार्य करता है। और इसके ऊपर हड्डियां होती हैं जिन्हें हम पसली कहते हैं या उपास्थि कहते हैं। रिब्स या पसलियां होती हैं जो कि इस फेफड़े की सुरक्षा करती हैं। यह पूरा तंत्र होता है मनुष्य का श्वसन तंत्र। और इसके बाद फेफड़े की भी संरचना दी गई है। फेफड़े की संरचना किस तरह होती है, ये जो कूपिकाएँ होती हैं इस तरह कुछ बनी हुई होती हैं, और जिनमें वायु पहुंचाने का काम या श्वसनिकाएँ करती हैं। एक छोटे टुकड़े को बड़ा करके दिखाया गया है कि कैसे कूपिकाएँ श्वसनिकाओं से जुड़ी हुई होती हैं। तो और कैसे फेफड़ों की सुरक्षा होती है पसलियों के माध्यम से। इस फेफड़े को फुफ्फुस भी कहा जाता है, एक और नाम है फेफड़े का फुफ्फुस। इस श्वास नली पर उपास्थि के बने हुए छल्ले पाए जाते हैं जो कि उसको मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। तो यह एक सामान्य सी संरचना है मानव के श्वसन तंत्र की। इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए जिससे समझने में आसानी होगी कि वायु का जो पथ है वह किस तरह होता है, किस तरह नासाद्वार से होते हुए हमारी कूपिकाओं तक पहुंचता है फेफड़े की, और फिर वहां से वापस लेकर के नासाद्वार द्वारा गैसीय परिवहन बाहर, गैसीय जो विनिमय होता है वह बाहरी वातावरण में फिर पहुँच जाता है। तो यह था आज का लेसन। अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करें, क्लियर करेंगे हम उसको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी अपने अगले लेक्चर के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और बाहर निकलने पर हमेशा मास्क का उपयोग करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।